और अब आपको बताते हैं 1 मिनट एक खबर। शुरुआत करेंगे महाराष्ट्र की खबर के साथ, जहां पर कोरोना के खतरे को कम करने के लिए आज रात 8 बजे से कुछ और पाबंदियां लागू की जा रही हैं। पूरी खबर आपको 1 मिनट में दिखाते हैं। महाराष्ट्र में आज रात 8 बजे से लॉकडाउन जैसी नई पाबंदियां लागू होने जा रही हैं। राज्य के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने इसका ऐलान किया है। नई पाबंदियां फिलहाल 15 दिन के लिए ही होंगी। महाराष्ट्र सरकार ने इसे ब्रेक द चेन नाम दिया है। इसके तहत 15 दिन धारा 144 लागू रहेगी। लोगों को बिना जरूरी काम के बाहर निकलने की इजाजत नहीं होगी। आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सभी सेवाएं भी बंद रहेंगी। मी पुन्हा एकदा सगळ्यांना हात जोडून विनंती करतो आहे की आजपर्यंत जी काही निर्बंध आपण टाकलेले होते त्या निर्बंधात आता आपण अधिक वाढ करतो आहोत आणि हे निर्बंध उद्या 8 वाजल्यापासून संध्याकाळी 8 वाजल्यापासून आपल्या राज्यात लागू होतील। लेकिन ब्रेक द चेन के तहत लोकल ट्रेन, बस और पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद नहीं होंगे, बल्कि इनका इस्तेमाल सिर्फ जरूरी सेवाओं से जुड़े लोग कर सकेंगे। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कोरोना पर काबू करने के लिए केंद्र से भी मदद मांगी है। उद्धव ठाकरे ने कहा है कि कोरोना पर काबू करने के लिए ब्रिटेन जैसा लॉकडाउन लगाने की जरूरत है। और देश में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच प्रधानमंत्री मोदी आज राज्यपालों के साथ बैठक करेंगे। 1 मिनट में पूरा अपडेट देखिए। देश में कोरोना की दूसरी लहर को देखते हुए प्रधानमंत्री ने राज्यपालों के साथ आज बैठक बुलाई है। ये बैठक आज शाम 6:30 बजे होगी, जिसमें उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू भी मौजूद रहेंगे। बैठक में प्रधानमंत्री कोरोना महामारी और वैक्सीन पर चर्चा करेंगे। पिछले 24 घंटे में देश में 1,61,736 नए केस सामने आए, जबकि इस दौरान 879 मरीजों की कोरोना से मौत हो गई। वहीं पिछले 24 घंटे में 97,168 लोग इलाज के बाद ठीक हो गए। भारत में कोरोना के कुल 1,36,89,453 मामले सामने आ चुके हैं। इनमें से कुल 1,22,53,697 लोग ठीक हो चुके हैं, जबकि अब तक भारत में कोरोना से कुल 1,71,058 मौतें हो चुकी हैं। भारत में अब तक 10,85,33,085 लोगों को कोरोना की वैक्सीन दी जा चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रायसीना डायलॉग में कोरोना से लड़ाई को विश्व युद्ध जैसा बताया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उम्मीद जताई है कि दुनिया मिलकर कोरोना से जरूर जीतेगी। 4 दिन के रायसीना डायलॉग में प्रधानमंत्री ने कोरोना से लड़ाई को विश्व युद्ध जैसा बताया। Humanity has not faced the third world war. The threat of violence has not reduced in people's lives. वहीं विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कोरोना वैक्सीन देने में देश के बजाय दूसरे देशों को महत्व देने के आरोप लगाने वालों को जवाब दिया। जयशंकर ने कहा कि वसुधैव कुटुंबकम भारत की नीति रही है। It isn't just a question of us saying Vasudhaiva Kutumbakam. We actually mean what we say. We have practical ways of demonstrating it. प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि हम अच्छी तरह समझते हैं कि मानव जाति इस महामारी को तब तक नहीं हरा पाएगी जब तक हम सभी इसके खिलाफ एकजुट नहीं हो जाते। इसलिए कई बाधाओं के बावजूद हमने 80 से ज्यादा देशों को कोरोना वैक्सीन मुहैया कराई। और दिल्ली में कोरोना के नए मामले घटने का नाम नहीं ले रहे हैं। कोरोना का दिल्ली का अपडेट आपको दिखाते हैं 1 मिनट में। दिल्ली में कोरोना के नए मामले 13,000 के पार चले गए हैं। पिछले 24 घंटे में दिल्ली में 13,468 नए मामले सामने आए हैं, जबकि इस दौरान 81 मरीजों की कोरोना से मौत हो गई। वहीं पिछले 24 घंटे में 7,972 मरीज इलाज के बाद ठीक हो गए। दिल्ली में कोरोना के कुल 7,50,151 मामले सामने आ चुके हैं। इनमें से 6,95,210 लोग इलाज के बाद ठीक हो चुके हैं, जबकि एक्टिव मरीजों की संख्या 43,510 हो गई है। दिल्ली में कोरोना से कुल 11,436 लोगों की मौत हो चुकी है। कंटेनमेंट जोन की संख्या बढ़ाकर 6,852 की गई। 24 घंटे में कोरोना के 1,02,460 टेस्ट किए गए। इस बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सीबीएसई के एग्जाम रद्द करने की मांग की है। मेरी हाथ जोड़ के केंद्र सरकार से अपील है कि सीबीएसई के एग्जाम्स को कैंसिल किया जाए। केजरीवाल ने युवाओं से खास अपील की है कि वो कोविड दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन करें। दिल्ली में कोरोना संकट बढ़ने के बाद दिल्ली पुलिस भी अब सतर्क हो गई है। देर रात दिल्ली पुलिस कमिश्नर एसएन श्रीवास्तव ने रात में कर्फ्यू के बाद का जायजा लिया। दिल्ली में तेजी से फैल रहे कोरोना संक्रमण के बाद लगाए गए नाइट कर्फ्यू का जायजा लेने
खुद दिल्ली पुलिस कमिश्नर SN श्रीवास्तव सड़क पर उतरे। पुलिस कमिश्नर ने दिल्ली में कई इलाकों का जायजा लिया। सी न्यूज से खास बातचीत में उन्होंने कहा कि लोगों को ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है कि आप अपनी खुद की सेहत के लिए कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर अवश्य फॉलो करें। दिल्ली पुलिस कमिश्नर SN श्रीवास्तव रात 10 बजे दिल्ली के निजामुद्दीन इलाके में पहुंचे, जहां वो तैनात जवानों का हौसला बढ़ाते दिखे। निजामुद्दीन के बाद दिल्ली पुलिस कमिश्नर लाजपत नगर पहुंचे, जहां उन्होंने पुलिस स्टाफ को डबल मास्क पहनने की सलाह दी। दिल्ली पुलिस के मुताबिक 13 अप्रैल को दिल्ली में मास्क नहीं पहनने पर 3155 चालान काटे गए, जिसमें सार्वजनिक स्थान पर थूकने के लिए 6 लोगों का और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करने पर 56 लोगों के चालान किए गए। सरकार जल्द ही कोरोना की 3 और वैक्सीन को मंजूरी दे सकती है। पूरी खबर देखिए 1 मिनट में। देश में बड़े पैमाने पर वैक्सीनेशन अभियान चलाने के लिए केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। रूसी वैक्सीन स्पुतनिक के बाद अब 3 और विदेशी वैक्सीन को जल्द ही मंजूरी दी जा सकती है। नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर VK पॉल ने कहा है कि इस रूसी वैक्सीन स्पुतनिक की कीमत और उत्पादन को लेकर कंपनियों से बातचीत चल रही है। देश में डॉक्टर रेड्डीज लैब के अलावा भारत की 4 और कंपनियों ने रूस की इस वैक्सीन के लिए समझौता किया है। देखिए, और कितने वैक्सीन डेवलप हो रहे हैं उसकी बात लंबी है और वो वेरियस स्टेजेस पे हैं। कौन सा किस स्टेज पे पहुंचेगा कहना, लेकिन फिलहाल 3 है, लेकिन कम से कम हमें 3 तो दिखाई दे रहे हैं। मॉडर्ना, फाइजर और जॉनसन एंड जॉनसन की वैक्सीन को मंजूरी मिल सकती है। अमेरिका की कंपनी मॉडर्ना ने mRNA तकनीक पर इस वैक्सीन को विकसित किया है। फाइजर बायोएनटेक का कोविड-19 टीका मॉडर्ना वैक्सीन की तरह ही है। ये नोवेल कोरोना वायरस के जेनेटिक पदार्थ के खंडों पर आधारित है। क्लिनिकल टेस्ट के शुरुआती आंकड़े दिखाते हैं कि इस टीके की 2 खुराक 3 हफ्ते के अंतराल पर दी जाती है और उसका प्रभाव 94% तक है। और उत्तर प्रदेश में भी कोरोना संक्रमण तेजी से फैला है, जिसे लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने योगी सरकार को निर्देश जारी किए हैं। उत्तर प्रदेश में 24 घंटे के दौरान कोरोना के 18,000 से ज्यादा नए मरीज सामने आए हैं। बिगड़ते हालात पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी की योगी सरकार को निर्देश जारी किए हैं। जिन जिलों में ज्यादा संक्रमण है वहां लॉकडाउन पर विचार हो। उत्तर प्रदेश सरकार 2 से 3 हफ्ते के लिए लॉकडाउन पर विचार करे। मास्क न पहनने वालों पर पुलिस अवमानना की कार्रवाई करे। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने खुले मैदानों में अस्थायी अस्पताल बनाने का भी निर्देश दिया है। यूपी सरकार ने भी संकेत दिए हैं कि लोगों की लापरवाही नहीं रुकी तो लॉकडाउन लगाना पड़ सकता है। वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी खुद को आइसोलेट कर लिया है। योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट कर ये जानकारी दी। मेरे कार्यालय में कुछ अधिकारी कोरोना संक्रमित हुए हैं। ये मेरे संपर्क में रहे हैं। मैंने एहतियातन खुद को आइसोलेट कर लिया है और सभी कार्य वर्चुअल माध्यम से प्रारंभ कर रहा हूँ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोरोना पर समीक्षा बैठक भी की। उत्तर प्रदेश सरकार ने 50% एम्बुलेंस कोरोना मरीजों के लिए रिजर्व रखने और रोज 1.5 लाख RT-PCR टेस्ट करने का लक्ष्य रखा है। आज ममता बनर्जी कूच बिहार में मारे गए लोगों के परिवार वालों से मुलाकात करने जाएंगी। 1 मिनट में पूरा अपडेट आपको देते हैं। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के चौथे चरण में मतदान के दौरान कूच बिहार के शीतलकुची में हुई हिंसा में मारे गए लोगों के परिवार वालों से आज ममता बनर्जी मुलाकात करने वाली हैं। इस मुलाकात का समय सुबह 10 बजे रखा गया है। ममता बनर्जी घायलों से मिलने अस्पताल भी जाएंगी। कूच बिहार में शीतलकुची हिंसा पर लगातार राजनीति भी हो रही है। टीएमसी और बीजेपी एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। आज ही बंगाल में 5वें चरण के चुनाव के लिए प्रचार का आखिरी दिन है। ममता बनर्जी जलपाईगुड़ी में 5 जनसभाओं को भी संबोधित करने वाली हैं। लोकसभा चुनाव में बीजेपी की लहर में 3 जिलों कालिम्पोंग, दार्जिलिंग और जलपाईगुड़ी जिले से टीएमसी, जीजेएम, लेफ्ट और कांग्रेस का सफाया हो गया था। तब दार्जिलिंग और जलपाईगुड़ी लोकसभा सीट पर बीजेपी का कब्जा हुआ था। अब 2021 के विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी पहाड़ की 3 सीटों पर अपनी पैठ बनाने के लिए पूरा जोर लगाए हुए हैं। 5वें दौर के लिए आज शाम 6 बजे चुनाव प्रचार खत्म हो जाएगा। 5वें दौर के लिए 17 अप्रैल को मतदान किया जाना है। और 5वें दौर के चुनाव के लिए बीजेपी भी आज पूरी ताकत झोंकने जा रही है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा आज एक के बाद एक 6 चुनावी कार्यक्रमों में शामिल होंगे। सुबह 11:40 पर उत्तर 24 परगना में रोड शो करेंगे। उसके बाद 1:30 बजे वर्धमान जिले के मंगलकोट में जनसभा को संबोधित करेंगे। वर्धमान जिले के ही जमालपुर में 3:20 पर जनसभा को संबोधित करेंगे। 6:10 पर आसनसोल साउथ में टाउन हॉल को संबोधित करेंगे। 7:20 पर भी आसनसोल साउथ में ही दूसरे टाउन हॉल में मौजूद रहेंगे।
बीजेपी के दूसरे नेता भी 5वें दौर के लिए आज बंगाल में चुनाव प्रचार करने वाले हैं। स्मृति ईरानी आज रोड शो और चुनावी सभा को संबोधित करेंगी। सुबह 11:30 पर वर्धमान जिले के मेहंदी बांगा में रोड शो करेंगी। दोपहर 1:20 पर नॉर्थ 24 परगना के बीजपुर में जनसभा को संबोधित करेंगी। इसी तरह दोपहर 2:30 बजे नॉर्थ 24 परगना के अशोकनगर में रैली को संबोधित करेंगी। बीजेपी के दूसरे बड़े नेता भी आज धुआंधार प्रचार करने में जुटेंगे। इधर गृह मंत्री अमित शाह ने ममता बनर्जी पर 15 स्कैम करने के आरोप लगाए हैं। बंगाल में 5वें दौर के मतदान के लिए टीएमसी और बीजेपी का धुआंधार चुनाव प्रचार जारी है। बीजेपी नेता और गृह मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को दार्जिलिंग की रैली में पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर निशाना साधते हुए कहा कि टीएमसी, लेफ्ट और कांग्रेस को बाहरी लोगों पर निर्भर रहना पड़ता है। अरे दीदी, बाहरी कौन है मैं बताता हूँ आपको। कांग्रेस की लीडरशिप बाहरी है, इटली से आई है। और तृणमूल कांग्रेस वाले सुन लो, आपकी वोट बैंक बाहरी है, घुसपैठिए है, घुसपैठिए है। अमित शाह ने इस दौरान ममता बनर्जी पर एक और बड़ा आरोप लगाया। अमित शाह ने कहा कि ममता बनर्जी ने बंगाल में 115 स्कैम किए हैं। ममता बनर्जी अपने भतीजों को बंगाल का मुख्यमंत्री बनाना चाहती हैं ताकि घोटाला आगे भी चलता रहे। वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बंगाल के गरीब लोगों के बारे में सोचते हैं। बंगाल में बाहरी के मुद्दे पर अमित शाह ने ममता बनर्जी से पूछा कि दीदी हमें बाहरी कहकर बुलाती हैं, क्या इस देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री बाहरी हैं? और आज राहुल गांधी पहली बार बंगाल चुनाव में एंट्री लेने जा रहे हैं। वायनाड से कांग्रेस सांसद राहुल गांधी 17 अप्रैल को होने वाले 5वें चरण के मतदान से पहले आज पश्चिम बंगाल में अपनी पहली चुनावी रैली को संबोधित करेंगे। कांग्रेस 44 विधानसभा सीटों में से 5वें चरण में 12 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, जिसमें से वो 3 सीट भी शामिल हैं, जहां पार्टी ने 2016 में जीत हासिल की थी। राहुल गांधी उत्तर दिनाजपुर जिले के गोलपोखर में लोधन स्कूल के मैदान पर आज अपनी पहली रैली को संबोधित करेंगे। दूसरी जनसभा दार्जिलिंग जिले के सरोजनी मैदान में होगी, जो नक्सलबाड़ी विधानसभा क्षेत्र में आती है। राहुल गांधी पश्चिम बंगाल के चुनाव में तब एंट्री कर रहे हैं जब बंगाल में 4 चरणों का चुनाव खत्म हो चुका है। बंगाल में कांग्रेस लेफ्ट के साथ मिलकर चुनाव लड़ रही है। बंगाल में 5वें दौर के तहत 17 अप्रैल को 45 विधानसभा सीटों पर मतदान होगा। छठे दौर के लिए 43 सीटों पर 22 अप्रैल को और 7वें चरण में 26 अप्रैल को 35 सीटों पर मतदान होगा। वहीं 8वें और अंतिम दौर का चुनाव 29 अप्रैल को होगा, जिसमें 35 विधानसभा सीटों पर मतदान होगा। 2 मई को मतगणना के बाद नतीजे आएंगे। Presenting V News app, available on Google Play and App Store. Download it now.